खबर भारत की खास प्रस्तुति चुनावी संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और अब 13 जुलाई से की पूर्व संध्या पर हम बात करेंगे, यानी इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि कल जो मतदान होने वाला है उसकी तैयारी कहां तक पहुंची है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में 13 जुलाई यानी कल मतदान है। इस चरण में 49.9 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। इसके लिए आज चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो वो तो पहले ही थम गया था, लेकिन आज तैयारी हो गई है, दल निकल चुका है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई को की जानी है और अंतिम चरण जिसकी मतगणना होगी 20 जुलाई को। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में 13 जुलाई को मतदान है। आपको बता दें, कटनी, रतलाम, रीवा, देवास, मुरैना यहाँ पर मतदान होने हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों से दरअसल हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे और इन क्षेत्रों की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वालियर से, हमारे जो संवाददाता हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। संभाग प्रमुख है हमारे जितेंद्र, जिनसे हम जानकारी लेंगे मुरैना की तरफ की। जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र? मुरैना की हम जानकारी लेते हैं आपसे, किस तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी है? अगर दूसरे हम जिलों की बात करना चाहें या दूसरी जगहों की हम बात करना चाहें जहां प्रतिशत कम रहा, या प्रथम चरण दूसरे चरण की तुलनात्मक अगर अध्ययन पर हम बात करना चाहें तो इस बार प्रतिशत 100% हो, शांतिपूर्वक हो, यही दो शब्द जो होते हैं वो प्रशासन की जबान पर होते हैं। देखिए कि कल जो मध्य प्रदेश में जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं उसका कल अंतिम चरण का मतदान है और मुरैना जिले में हमारे क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ तैयारियां जो कहना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो समस्या यही है कि जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी हुई है, कहीं वो फिर से वोट प्रतिशत में कमजोरी पैदा ना कर दे। इस बार बहुत 50% से ऊपर मतदान ज्यादातर जिलों में नहीं जा पाया है। हाँ, बिल्कुल। तो इस बार जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि मतदाता सूचियों में जो हेरफेर हुआ है, किसी वार्ड का किसी वार्ड में कर दिया गया है, तो वो समस्या यदि फिर से आती है, इसको लेकर के शिकायतें भी की गई थी दलों द्वारा कि निर्वाचन आयोग को कि इस तरीके की गड़बड़ी हुई है, इसमें सुधार। हालांकि उसमें ऐसी कोई गुंजाइश हो नहीं पाएगी कि अब उसमें कुछ सुधार हो पाए। तो कल मतदान है, मतदान का प्रतिशत क्या आता है ये तो मतदान होने के बाद पता पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन चूंकि अगर हम दल की बात करना चाहें वो पहुंच चुका है अपने अपने स्थल पर, कुछ लोग निकल चुके हैं कल की तैयारियों के लिए। एक तो समय मैं चाहूंगी कि आप बता दीजिए कि क्या समय रहने वाला है, कितने समय तक मतदान किया जाएगा। दूसरी प्रमुख बात कि जो आपने मतदाता पर्ची की बात की थी, क्या ये जानने का प्रयास किया कि वहाँ कौन से ऐसे क्षेत्र रह गए होंगे उस जगह के जहाँ पर अभी भी पर्ची का अभाव देखने को मिल रहा है, घरों में पर्ची अभी तक पहुँची ही नहीं है? जी देखिए, मतदान का समय 7 से 5 रखा गया। दूसरी बात ये है कि मतदाता पर्ची कहने को तो बीएलओ द्वारा बांटी दी गई हैं, लेकिन संबंधितों तक, घरों तक पर्चियां पूरी तरीके से नहीं पहुंची हैं। ये समस्या ग्वालियर में और अन्य जिलों में भी आई थी, वो समस्या मुरैना में भी सामने आने वाली है। बिल्कुल। और एक चीज जरूर आपको पूछना भी चाहूंगी और पहले बता भी देते हैं दर्शकों को कि दरअसल मतदाता पर्ची नहीं पहुंची थी, इसका ही खामियाजा भुगता था अरविंद, ये नाम बताया गया था बीएलओ अधिकारी, और उनको क्योंकि वो घर में बैठे रह गए। मतदाता जो पर्ची है वो बीएलओ है और उन्होंने वो पर्ची पहुंचाई नहीं लोगों के घरों तक, वो पर्चियां पहुंची ही नहीं इन अधिकारियों के द्वारा। तो इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो यही है, बाकी मतदान शांतिपूर्ण होगा। क्योंकि क्या है कि कुछ समय पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे अम्बा में, तो वहाँ तहसीलदार ने हमला कर दिया था वोटर वो उसको लेकर के, तो उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और यहाँ शांतिपूर्ण मतदान होने की पूरी तरीके से तैयारी कर दी गई। अब मुरैना की ही हम बात करें तो मुरैना संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। अब पिछली कुछ घटनाओं के मद्देनजर अगर भिंड मुरैना ये जो नाम है ये डरा देने वाले नाम है। पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली, अगर कुछ और समय की अगर हम बात करना चाहें, और इस बार भी इस तरह की कोई घटना ना हो इस बार, तो उसके लिए प्रशासन ने कुछ तैयारी कर ली होगी, विशेष तैयारी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जी जी जी, जैसे मैंने अभी बताया आपको पूर्व में कि हाँ ये बात सच है, भिंड मुरैना के अंदर जो भी निर्वाचन होता है वो निर्वाचन लाठी डंडे बंदूक हर चीज को तैयारी से वहाँ अक्सर इस चीज की शिकायतें आती है। किस तरीके से
चुनाव होते हैं। इस बार भी जो पंचायत चुनाव अभी कुछ समय पहले हुए थे, तो पंचायत चुनाव में जो मैंने आपको घटना बताई याद कि अम्बा के अंदर एक बूथ पर ऐसा हुआ कि तहसीलदार पर हमला कर दिया गया था। उसके एवज में ये हुआ कि प्रशासन ने सख्ती दिखाई, वो तकरीबन 6 से 8 लोगों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया, उन्हें सबक सिखा दिया गया। तो उस स्थिति से मतलब ये मैसेज गया है। और चूंकि शहरी क्षेत्र का है तो यहाँ संभावना वैसे भी कम बनती है इस तरीके के बड़े झगड़े या रट्टे रपाटे होने की। और वैसे इसके अलावा पुलिस में सतर्कता पूरी तरीके से बरती हुई है और अभी से ही वहाँ पर संबंधित जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र शायद हम और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस डर से ये जो अभी आपने जिक्र किया वो याद दिला दी उस खबर की कि किस तरह से बुलडोजर चला दिया गया था जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था, कि अगर यही डर बना रहता तो शायद अब तक अपराध रुक जाने चाहिए थे। तो सिर्फ ये सोचकर प्रशासन ना बैठ जाए कि एक डर हमने बना दिया गया है उनके घरों में बुलडोजर चलाकर। अभी भी तैयारी और अभी भी निगरानी तो करनी ही होगी उतनी ही मुस्तैदी के साथ। जी देखिए प्राची जी, जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा जानकारी आ रही है कि हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अब ये तो मुस्तैदी कल जब निर्वाचन होगा, निर्वाचन के दौर के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से यदि निर्वाचन संपन्न होता है, मतदान का प्रतिशत अच्छा होता है, तो हम प्रशासन की मुस्तैदी को मानेंगे, वरना तो ये वही खोखले बातें होंगे जो हमेशा प्रदर्शन करता आया है। बिल्कुल। अब चूंकि मतदान पर्ची की हम बात कर रहे थे और उसमें गड़बड़ी की वजह से कम मतदान भी देखने को मिला था, तो ये ज़रूर एक बार फिर से तय कर लेना होगा कि सभी तक पर्ची पहुंच चुकी है, और अगर पर्ची नहीं पहुंची तो वैकल्पिक व्यवस्था की क्या गई है। और जो युवा पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, जिनके हाथ में शायद वोटर आईडी नहीं आ पाया हो और पर्ची भी नहीं मिली हो उनको, ऐसी स्थिति में वो कैसे मतदान कर पाएंगे? ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जो शायद ये जो आपने कहा कि फर्स्ट टाइम मतदाता है, तो उसके तो चांसेस आप ये मान लीजिए, जैसे मैंने ग्वालियर में भी देखा था कि उसके चांसेस आप बिल्कुल ना मानिए। यदि वोटर कार्ड नहीं है तो उसको हम गूगल पर भी सर्च, जो निर्वाचन आयोग ने फाइल डाली उसको सर्च नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट टाइम वोटर को तो वोट डालने का तो आप मतलब ही नहीं बनता। हाँ, ये है कि कुछ MP3 करके जो नंबर से जो वोटर कार्ड जारी हुए थे वो उन्होंने उससे अपने पोर्टल से, या आप कहना चाहिए सूची से गायब कर दिए हैं। अन्य डिजिट के जो वोटर कार्ड हैं वो सर्च हो जाते हैं, लेकिन सर्च वो ऐसी स्थिति में होते हैं कि पोलिंग बूथ उनका कहीं है, क्षेत्र उनका कहीं आता है और उनका नाम कहीं और चला गया, तो वोटर फिर भ्रमित होता है और भ्रमित होने के बाद वो अपने आप को मन को मार के कहता है चलो ठीक है, और वो वापस घर को चला जाता है। यानी उसके अंदर जो उत्साह होता है मतदान करने का, वो उत्साह क्षीण हो जाता है। इस वजह से ही वोट प्रतिशत कम हो रहे हैं। या जी बिल्कुल, ये जो आपने बात कही ना कि नाम में त्रुटि, दरअसल मात्राओं की त्रुटि नाम में अगर नजर आ जाती है तो तब भी रोक दिया गया था। बिल्कुल आपने एक सही पहलू उठाया कि इस तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो क्या वहीं के वहीं कोई समाधान होगा या फिर उनको वापस घर लौटना पड़ेगा, ये शायद कल पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी उम्मीद तो यही की जाएगी कि शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि मुरैना का जिक्र हम कर रहे हैं, और 100% मतदान हो, यही उम्मीद जताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जितेंद्र। हमारे साथ जितेंद्र परिहार जुड़े हुए थे, मुरैना पर ये तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे हमारे साथ कि किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं, किन किन पहलुओं पर चुनौतियां बन सकती हैं प्रशासन के लिए, कौन कौन से पहलू जो हैं वो चुनौती के रूप में सामने आ सकते हैं। कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू जो मतदाता सूची को लेकर आया, फर्जी वोट की बात भी सामने आई थी। जो पिछली बार मतदान जो कम हुआ है, तो वो कमी क्यों हुई थी, कैसे प्रतिशत कम रह गया, उसके मद्देनज़र क्या तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अभी पिछले 2 दिन से लगातार प्रदेश में तेज़ बारिश हो रही है, नदियाँ नाले जो हैं वो उफान पर हैं। तो देखना तो ये होगा कि कल मौसम कैसा रहता है, क्या मौसम मतदाताओं का साथ देगा, ये भी एक बड़ा सवाल। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा, ये समय निश्चित कर लिया गया है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समय है, अगर BLO कहीं नहीं दे पाए हैं पर्ची तो शायद वो पर्ची का वितरण हो जाना चाहिए समय पर। हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगे ज़हीन गौरी खान, हम उनसे चर्चा करेंगे देवास क्षेत्र में क्या तैयारी है, वहाँ से जायज़ा लिया है ज़हीन गौरी खान ने। जी ज़हीन बताइएगा, स्वागत है आपका, और बताइए ज़हीन की क्या स्थिति है वहाँ की। हम
कटनी, रीवा, देवास, मुरैना, शुजालपुर, छिंदवाड़ा, इन तमाम जगहों की चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ फिलहाल के लिए जितेंद्र जुड़े थे, जितेंद्र परिहार, और हम उनसे चर्चा कर रहे थे मुरैना क्षेत्र, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। संवेदनशील भी नहीं, क्योंकि यहाँ लगातार घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि उन घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन को अब अपनी तैयारी को और पुख्ता करना होगा। विवाद की स्थिति न बने या किसी भी जनहानि की बात न सुनाई दे, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। और ये पूरा निर्भर करता है सुरक्षा पर, और सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की। बता दें, मध्य प्रदेश में दूसरे यानी अंतिम चरण का मतदान बुधवार को होगा, जिसमें 43 जिलों की 5 नगर पालिक निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में मतदान होगा। यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। कुल 6,829 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इस चरण में 49,09,280 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 25,20,923 पुरुष, 23,88,065 महिला और 292 अन्य मतदाता हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि दूसरे चरण में 5 नगर पालिक निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतदान होगा। और पिछली बार की तरह ही मतदान ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। और ईवीएम में महापौर के लिए सफ़ेद, नगर पालिक निगम पार्षद के लिए गुलाबी, नगर पालिका परिषद पार्षद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीले रंग का मतपत्र जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इस तेज बारिश के चलते कल लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। मतदाता को आयोग के द्वारा निहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदान के लिए साथ में लाना अनिवार्य है। ध्यान दें सभी दर्शक, मतदाता को आयोग के द्वारा जो 20 पहचान पत्र, जिसमें से एक पहचान पत्र को आपको अपने साथ मतदान केंद्र पर ले जाना होगा। सूत्रों के अनुसार नगरपालिक निगम के लिए महापौर एवं पार्षद के निर्वाचन के लिए नोटा के साथ ही 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट और 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। किसी भी पद के लिए 15 से ज्यादा अभ्यर्थी होने पर एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट भी लगाई जाएगी। रतलाम के लिए हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यशवंत सिंह, हमारे संवाददाता। हम उनसे जानकारी लेंगे रतलाम क्षेत्र की। यशवंत, क्या कहना चाहेंगे, वहां क्या स्थिति बन रही है? सबसे पहले तो ये आपसे जान लेते हैं कि बारिश के हिसाब से उस क्षेत्र की स्थिति क्या है। जी मैम, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। जी यशवंत, आवाज अब आ रही है आपको मेरी? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे, वहां भी बारिश के क्या हाल है? पहले तो ये जानेंगे, क्योंकि आगे के सवाल शायद इस स्थिति से जुड़े हुए हों। देखिए, जिस प्रकार से रतलाम में हाल फिलहाल मानसून रुका हुआ है, लेकिन सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। और मौसम विभाग ने भी बताया है कि कल मतदान है, कल बारिश की संभावना बताई गई है। अब
बादल किस प्रकार से अपना रुख इख्तियार करते हैं तो समय बताएगा। बिल्कुल, क्या कहना है। अब हम बात करते हैं एक मतदाता पर्ची पहुंची कि नहीं पहुंची, और प्रशासन की तैयारियों पर भी आपने मतदान केंद्र का अगर जायजा लिया हो तो वहां की क्या स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि अभी आज मौसम थोड़ा खुला हुआ नजर आया, लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार बारिश हो रही थी, जिस की वजह से पूरे जो जनजीवन है लोगों का वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। तो मतदान केंद्र जहां बनाए गए हैं उन केंद्रों की स्थिति क्या है? जिस प्रकार से रतलाम को छोड़कर आसपास के जो अन्य जिले हैं वहां पर लगातार बारिश का जो प्रकोप हुआ है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। जिस प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में जो निचले क्षेत्र है वहां पर पानी भराव भी हो चुका है, उसको संज्ञान लेते प्रशासन द्वारा जो मतदान केंद्र है वहां पे सारी माकूल व्यवस्था की गई है और साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है जैसे त्रिपाल है, त्रिपाल भी वहां पर अवेलेबल किए हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना या जल भराव की स्थिति रहती है तो वहां पर मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से की गई है उन्होंने, और टेंट बांधे गए हैं ताकि ज्यादा तेज बारिश हो तो मतदाता भीगे नहीं। और जहां तक केंद्रों का सवाल है, केंद्रों पर भी मौका मुआयना अधिकारियों ने किया है और उन्होंने यही जायजा लिया है कि कहीं पानी तो नहीं चुभ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मतदान सामग्री तेलंगाना की घटना हमने देखी थी, मतदान सामग्री वितरण केंद्र पर जो टेंट खुले हुए थे तो तेज बारिश और इसकी वजह से हवा भी चली थी वहां पर, वो उड़ चुके थे। लेकिन उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने खासा अच्छा इंतजाम किया है। जी, अब मतदान केंद्रों में जिन्हें समस्याएं आती है उनमें पहला वर्ग आता है दिव्यांग का, दूसरा वर्ग आता है नए वोटर्स का, तीसरा वर्ग आता है महिला वर्ग, और फिर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है बुजुर्ग वर्ग को भी। ये सभी जिनको ध्यान में रखते हुए वहाँ व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। क्या इन वर्गों को ध्यान में रखा गया है? जी हाँ, जिस प्रकार से बुजुर्ग और इनका ध्यान रखने की बात है, व्हील चेयर और अन्य सुविधा भी वहाँ पर है, टेबलें लगा रखी है ताकि मतदाता थके नहीं, बैठे अपने बारी का इंतजार करे, उसके लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो युवा मतदाता है उनका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि युवा वर्ग कुछ समय ऐसा आता है कि युवा वर्ग एकदम वोटिंग करने जाता है, अति उत्साहित रहता है वह। पुलिस की भी माकूल व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए भी टेबल की व्यवस्था है। जी बिल्कुल। एक जो आपने अभी बात की अति उत्साह की, दूसरी मैं बात करना चाहूँगी असामाजिक तत्वों की। अगर इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं या इस तरह की घटनाएं ना हो या इस तरह के लोग बाकी के लोगों को परेशान ना करें, क्योंकि ये नज़ारे देखने को मिलते ही हैं चुनाव में। मुझे ऐसा लगता है अब तो ये आम बात हो गई है कि बिना विवाद के कोई मतदान नहीं हो पाता, तो झड़प की स्थिति ना बने उसके लिए भी सोचना होगा प्रशासन को। जी हाँ, प्रशासन ने अपनी सारी सतर्कता वापरे हुए जिस प्रकार से जो इनकी खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा भी कुछ सूचना आ रही थी, जिसके तहत कल फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। और साथ ही साथ गत दिनों जो एक तोहफा संगठन चला आ रहा था तो राजस्थान में जिनके पास से विस्फोटक सामग्री पकड़ाई गई थी, कुछ ऐसा ही मामला रतलाम में भी लगातार सर्चिंग के दौरान भी जब उन्होंने पुलिस ने वहां पर जानकारी निकाली, उनसे बातचीत की, कड़ी पूछताछ की, उसके बाद में रतलाम से भी तकरीबन 20 संदिग्धों को जांच के घेरे में लिया था, उनसे लगातार पूछताछ की गई थी। कल सर्चिंग की गई है इन क्षेत्रों में जो असंवैधानिक क्षेत्र है वहां पर सर्चिंग की गई है और इनके घरों की भी जांच की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया कि इनके घरों की जब जांच की गई है, पड़ताल की गई, तो वहां से क्या मिला है। लेकिन एजेंसी की जांच रिपोर्ट में जब ये सारे तथ्य खुले और पुलिस को जानकारी मिली तो तत्काल पुलिस दौरे पे निकली थी, फ्लैग मार्च भी निकाला था पुलिस द्वारा, और लगातार उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि कल जो मतदान होने वाला वो प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस की काफी माकूल व्यवस्था है। जी बिल्कुल।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए यशवंत। और हम कुछ और क्षेत्रों की तरफ हमारे संवाददाताओं से चर्चा करेंगे। आपको बता देते हैं कि नगर पालिक निगम के लिए महापौर और पार्षद के निर्वाचन के लिए नोटा के साथ ही 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट और 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा, ये बात भी सामने आई है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान होना है। 49.9 लाख मतदाता कल अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई को होने वाली है और अंतिम चरण की मतगणना की तारीख है 20 जुलाई। चुनाव प्रचार थमने के बाद से ही मतदान की तारीख और मतदान के बाद सीधे इंतजार होगा मतगणना की तारीख का। कटनी, रीवा, देवास, शुजालपुर, छिंदवाड़ा, मुरैना, इन सभी जगहों पर हम चर्चा करने वाले हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। आपको बता दें, मतदान का जो समय निश्चित किया गया है आयोग की तरफ से, सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकता है। दर्शकों को बता दिया गया है, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ मैं, कि अगर आपके पास आपकी पहचान 20 पहचान जो निर्धारित की गई हैं, उन 20 में से किसी एक पहचान पत्र को लेकर आपको मतदान केंद्र पर जाना होगा। मतदान करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखें। मतदान केंद्र पर घर से निकलने से पहले अपने साथ एक पहचान पत्र ले जाना ना भूलें, खासतौर से उस स्थिति में जब आपके हाथ में मतदाता पर्ची ना हो। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन क्षेत्रों में महिला वोटर्स की संख्या अधिक देखने को मिली थी, कुछ ऐसी ही उम्मीद इस बार भी की जा रही है। और हम छिंदवाड़ा की तरफ जाएंगे। अरविंद वर्मा हमारे संवाददाता, जिनसे हम चर्चा करेंगे। जी अरविंद, क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के कल होने वाले मतदान और अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपसे हम लेना चाहेंगे। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ, कल छिंदवाड़ा जिले में दूसरे चरण के अंतिम दौर पर नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। अरविंद बोलिए, तमाम जानकारियां हम आपसे लेना चाहेंगे। जी, जिसमें 9 नगरीय निकाय नगरीय क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं। पता है जितेंद्र, ये बात सबको, अरविंद सबको पता है ये बात। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि वहाँ चलिए मैं सवाल कर लेती हूँ। आपने मतदान केंद्रों का जायजा लिया होगा, क्या स्थिति है वहाँ की? जी, मतदान केंद्रों में तो जायजा लिया गया है, तो जाके देखा गया तो मतदान केंद्रों में प्रशासन के द्वारा संपूर्ण रूप से अच्छी व्यवस्था बनाई गई है कि मौसम को देखते हुए त्रिपाल की भी व्यवस्था, जिसमें कि वोटरों को कोई तकलीफ न हो और कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। तो क्या लोगों से हमने बात करने की कोशिश की? क्या मीडिया लोगों से संपर्क कर पाया, उनसे ये जान पाया कि कल होने वाले मतदान को लेकर वो कितना उत्साहित है? क्या किन्हीं लोगों से आपकी चर्चा हो पाई हो? कुछ वोटरों से संपर्क हुआ था, बातचीत हुई थी, तो वोटरों का बहुत उत्साह है अपने क्षेत्र के मतदान करने के लिए। वोटरों में काफी उत्साह दिख रहा है, जिसमें कि महिला वर्ग, युवा वर्ग, सभी लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए अब समय की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार ये बात ध्यानाकर्षण के लिए थी कि सुबह 7 बजे का समय रखा गया था, वोटर्स पहले पहुंच गए और मतदान केंद्र खुल ही नहीं पाया। इस बार कहीं ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि मौसम भी खराब है, तो एक लोगों का बामुश्किल केंद्र तक पहुंचना और फिर अगर इन स्थितियों से बचना हो तो समय पर मतदान केंद्र का खुल जाना, ये दोनों ही बातों को सुनिश्चित करना होगा। जी, नहीं, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के मतदान का होना है, और ये कंफर्म है कि सुबह 7 बजे की चालू हो जाएगा वो मतदान। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जुड़ने के लिए। हम अलग अलग क्षेत्रों से चर्चा कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि दूसरे चरण में दरअसल 5 नगर पालिक निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतदान होगा। मतदान पिछली बार की तरह ही ईवीएम मशीन से किया जाएगा और ईवीएम में महापौर के लिए
जो रंग डिसाइड किया गया, जो कलर डिसाइड किया गया है, जिस रंग का निर्धारण किया गया वो सफ़ेद, नगरपालिक निगम परिषद के लिए गुलाबी, नगर पालिका परिषद पार्षद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीला रंग, जिसके नीले रंग का मतपत्र लगाया जाएगा। इस चरण में 49,09,280 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसमें 25,20,923 पुरुष शामिल हैं, 23,88,065 महिला शामिल हैं और 292 अन्य मतदाता। शुजालपुर से हम बात करेंगे, हमारे संवाददाता पिंटू सोनी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी पिंटू, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने क्षेत्र की जानकारी भी दे दीजिए, मतदान केंद्र के बारे में, मौसम का माहौल भी बता दीजिए और लोगों का मिजाज भी। हाँ कांति प्रिया, मैं बता देता हूँ कि शुजालपुर में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कल 13 जुलाई को शुजालपुर नगर पालिका परिषद के साथ साथ पोलाय कला, काला पीपल और अकोदे नगर पंचायत परिषद का चुनाव होना है, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियों की लगभग हम बात करें तो सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस मतदान के लिए शुजालपुर सेक्टर में 7 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें कुल 56 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर हम सिर्फ शुजालपुर के चुनाव की बात करें तो यहाँ नगर पालिका परिषद के कुल 25 वार्डों में 39,764 वोटर नगर सरकार के लिए भाजपा, कांग्रेस तथा अन्य निर्दलीय दलों के लिए चुनाव लड़ रहे कुल 73 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कांति प्रिया, बिल्कुल। अब मौसम की बात करना चाहेंगे। ये तो आपने बता दिया कि इतने मतदाता हैं, लेकिन अगर पिछले हम कुछ घंटों की बात करना चाहें तो बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है, लोगों का भी, सड़कों का भी, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हम लगातार खबरें बता रहे हैं, जल भराव की स्थिति बताते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति में जो 100% मतदान की बात हमेशा की जाती है वो प्रतिशत बरकरार रखा जाएगा? बिल्कुल कांति प्रिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो बारिश के हाल हैं वो वास्तव में बहुत बदहाली करने वाले हैं, परंतु शुजालपुर के लिए थोड़ा सा आशाजनक है कि यहाँ पर अभी भी मौसम खुला हुआ है, साफ है। सुबह हल्की फुल्की बारिश हुई थी, कल हालांकि अच्छी बारिश हुई थी। आज सुबह थोड़ी हल्की फुल्की बारिश के बाद अभी बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम में बूंदाबांदी भी नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि मतदान तो पूर्ण रूप से होगा ही, परंतु चूंकि कल सिर्फ वर्षा के साथ एक और महापर्व है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो उसको लेकर भी काया से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक आसपास के क्षेत्रों में भी हैं। शुजालपुर स्थानीय नगर निकाय की बात करें तो यहाँ भी हिंदू धर्म के बहुत संख्या में मतदाता है। तो कहीं ना कहीं मतदान का 100% होना तो संभावित नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी वर्षा के हिसाब से, जो मौसम के हिसाब से वर्षा का मौसम अभी अनुकूल है, तो उसमें मतदान लगभग अच्छे प्रतिशत की ओर जाएगा। कांति प्रिया, बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात पिंटू आपने की। कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है, यानी आपने जिस तरह से बोला कि 100% मतदान की उम्मीद कम जताई जा रही है, लेकिन वहीं इस संदेश को भी, जो इस वक्त दर्शक सुन रहे होंगे, तो उस संदेश को भी उन्हें ध्यान रखना होगा कि गुरु हमेशा पहले ये सिखाता है कि अपना कर्म सबसे पहले निभाया जाए। तो अगर कर्मों को सर्वोपरि माना जाए तो शायद उन्हें पहले मतदान केंद्र की तरफ बढ़ना होगा। बिल्कुल कांति प्रिया, अगर जैसे गुरु पूर्णिमा का है और गुरु वास्तव में अपने शिष्यों को यह शिक्षा देता है कि सबसे पहले अपने कर्म को महत्व देना है, तो चूंकि मतदान अभी सबसे महत्वपूर्ण है, जिस कड़ी में हम अभी चल रहे हैं, विगत 1 महीने से चुनावी माहौल चल रहा है और जगह जगह विभिन्न निकायों में, विभिन्न नगर पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ है। वहीं में शाजापुर जिले का प्रतिशत अगर आपको बताना चाहूँ तो अभी तक जनपद पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, उसमें 80% से ऊपर मतदान शाजापुर जिले में हुआ है। वहीं कल नगर निकाय का चुनाव, जैसे शुजालपुर में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही जनपद पंचायत के लिए और ग्राम पंचायत के लिए चुनाव हुए थे, तो उसमें भी शुजालपुर का आंकड़ा लगभग 88% के आसपास मतदान का रहा था। तो ऐसी आशा की जा सकती है कि कल महापर्व, जो यह महापर्व है, महायज्ञ में जो मतदाता है शुजालपुर क्षेत्र के, वह सर्वप्रथम अपने कर्म को महत्वपूर्ण मानते हुए सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद अपने अन्य कर्मों के लिए जाएंगे। कांति प्रिया, बिल्कुल। पिंटू, एक और चीज मुझे लगता है कि मुख्य रूप से चर्चा की जानी चाहिए आपके साथ। फर्जी वोटर्स की बात बहुत आई थी, जहां 80-88% आपने बताया, उस जिले के बारे में आपने बताया, ये आंकड़ा कहता है एक सुखद प्रतिशत है और ये प्रतिशत कम होने की बजाय बढ़ना ही चाहिए, ताकि एक रिकॉर्ड कायम किया जा सके शाजापुर की तरफ से। तो उसको लेकर प्रशासन की एक तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, मतदाता पर्ची, चूंकि बारिश का समय रहा तो BLO के पास एक बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ध्यान दिया जाए तो कई बहाने हो सकते हैं
कि बारिश के चलते घरों तक नहीं जा पाए, तो उसका विकल्प भी होना चाहिए ताकि ये बहाने काम ना आए, मतदाता के बीच में आड़े ना आए। बिल्कुल कांति प्रिया, यस ऐसा संभव है, परंतु जिले के जो कलेक्टर है, कलेक्टर दिनेश जैन है, और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, और उसके साथ ही जो शुजालपुर के जो निर्वाचन अधिकारी है नरेंद्र नाथ पांडे, उनसे हमने आज सुबह ही चर्चा करी थी। तो उन्होंने इस विषय में हमको विस्तृत रूप से बताया था कि जितने भी मतदान केंद्र है वहां पर आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर भी अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां किए गए हैं। बारिश को लेकर अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता तो उसके लिए भी एक अतिरिक्त टीमें हर सेक्टर के लिए उन्होंने बनाई है, और किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो, मतदाताओं को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, उसके लिए अगर देखा जाए तो मतदान केंद्रों के बाहर वाटरप्रूफ टेंट की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मतलब देखा जाए तो प्रशासन जो कल होने वाला मतदान है द्वितीय चरण का, उसके लिए बहुत मतलब सतर्क है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कांति प्रिया, बिल्कुल। अब चूंकि ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ता है तो महिला वोटर्स की बात भी उठती है, तो बात उठती है उन युवा वोटर्स की भी। तो इन दोनों वर्गों को लेकर मैं चाहूंगी कि ये जानकारी भी मिल जाए, खास तौर से सारे ही मतदान केंद्र में उचित व्यवस्था की जाए दिव्यांगों के लिए। बिल्कुल कांति प्रिया, दिव्यांगों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था यहाँ पे है। चूंकि अब जो बीएलओ है, वार्ड के बीएलओ है, उनके द्वारा जब वार्ड में बीएलओ पर्चियां बांटी गई थी तब उनके द्वारा ये आंकड़े भी ले लिए गए थे कि कहाँ किस वार्ड में कितने दिव्यांग है और कहाँ किन दिव्यांगों को किस तरह से मतदान करना है। उसको लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर काफी कुछ तैयारियां हो चुकी है। किसी भी दिव्यांग को मतदान के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी बुजुर्ग को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। कांति प्रिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू, और बहुत सारी शुभकामनाएं कि शाजापुर एक रिकॉर्ड ही कायम करे, 80 और फिर 88, और शायद अब जो होने वाला है मतदान उसमें 100% की उम्मीद तो की ही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे थे शुजालपुर से पिंटू सोनी से, उन्होंने एक सुखद बात कही कि प्रशासन की तैयारी, हालांकि पिछली बार भी जब हमारी चर्चा हुई थी तो तब भी प्रशासन की मुस्तैदी, हमेशा प्रशासन पूरी कोशिश ये करता है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने ना आए, लेकिन असामाजिक जो तत्व हैं वो अपने बोलना चाहिए कि करतूतों से बाज नहीं आते। लेकिन फिर भी ये हम अनुरोध करना चाहेंगे इस वक्त दर्शकों कि बिना डर के आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें, और इस वक्त आपका मतदान करना बेहद ज़रूरी है। इसी बात को दिमाग में बैठाकर मतदान केंद्र पहुंचे। हमारे अलग अलग क्षेत्रों के संवाददाताओं से हम चर्चा कर रहे थे। हम देवास के लिए भी चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता से, और रीवा क्षेत्र से जुड़कर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। दर्शकों को बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में दूसरे यानी अंतिम चरण का मतदान जो है वो बुधवार को होगा। मध्य प्रदेश में दूसरे यानी अंतिम चरण का मतदान बुधवार को होगा, कल यानी 13 जुलाई को। 43 जिलों की 5 नगरपालिक निगम और 40 नगरपालिका 169 नगर परिषद में मतदान होगा। इंदौर से ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने जायजा लिया था देवास क्षेत्र का जहां मतदान होना है। जहीन गौरी खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। जी जहीन, क्या कहना चाहेंगे, देवास की क्या तैयारी है? मैं आपको बता दूं क्रांति प्रिया, जो देवास में है कल त्रिकोणी महामुकाबला जो है महापौरों के बीच होना है। मैं आपको बता दूं एक निर्दलीय उम्मीदवार जो मनीषा चौधरी है महापौर की, वो जो है कहीं ना कहीं उनका पहले नंबर पर जो है नाम चल रहा है। और बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जो जनता है देवास की, अगर एनालिसिस निकाला जाए तो दूसरे नंबर पर विनोद व्यास को जो है वो जगह लोकप्रिय मान रहे हैं।
और उनका पलड़ा भारी लग रहा है। और तीसरे नंबर पे जो बीजेपी की जो है गीता दुर्गेश अग्रवाल, जो उनका नाम चल रहा है। और एक बात की जाए तो सोशल मीडिया के तहत अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जो है चाणा ज्ञानेश पवार जो कि आम आदमी पार्टी से है, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन बात की जाए, कल महामुकाबला होना है देवास में और 7 बजे से जो है वहां पर वोटिंग होना है। उसी को लेकर जो है निर्दलीय जो उम्मीदवार है मनीषा चौधरी, उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं मौसम को देखते हुए, क्या कश्मकश लोगों के अंदर बनी हुई है? दूसरा, मतदान केंद्रों की दूरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐन मौके पर मतदान केंद्र ही बदल दिए जाएं? ये भी परेशानी देखने को मिलती है। पर्ची सबके हाथ में आ चुकी है। एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर आपसे जानना चाहें, और दूसरा कि जो फर्जी वोट की परेशानी आई थी, किसी के नाम से किसी का वोट चला गया था, मात्राओं की गलतियों को लेकर, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे जूझने वाले हैं कल। फिलहाल क्या है, चंद्रमाली शुक्ला कलेक्टर हैं, उन्होंने सभी को एसपी वगैरह को सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार के जो फर्जी वोटर है उनको चिन्हित किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाएगा, फर्जी मतदान नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, यही यह संभवता ये है, बारिश हो रही है, बारिश के कारण कुछ पोलिंग बूथ जो है जो बारिश के कारण जो है चेंज किए गए हैं। और वहीं बात की जाए जिस तरीके से मतदान की, तो मतदान जो है अब कल सुबह से होना है। और उत्साह की बात की जाए जनता की, तो बारिश में भी देवास की जनता में उत्साह नजर आ रहा है। और देवास की जनता जो है इस बार कोई नया चेहरा, पिछली बार जो बीजेपी के रहे हैं उनको सुभाष जी को छोड़कर जो इस बार एक नया चेहरा हो सकता है, निर्दलीय महापौर बन सकता है देवास से। और इस ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि उसमें एक आम आदमी पार्टी भी उसकी एक अभी जो है सोशल मीडिया पे काफी चर्चित है, अपनी रैली मुझे ऐसा लगता है ज़हीन, बिल्कुल ज़हीन, प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करने से बेहतर होगा कि हम ये जाने कि मतदाता मतदान केंद्र तक सही तरीके से पहुंच पाए, समय सीमा में पहुंच पाए, और ये जो मौसम बना हुआ है उस मौसम को दरकिनार करते हुए, सारी परेशानियों को दरकिनार करते हुए अपना वोट डाल पाए, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। फिलहाल कलेक्टर चंद्रमाली शुक्ला जी ने जितने भी ईवीएम मशीन है उनको जो है कल जो वोटिंग स्थल है, मतदान केंद्र है, वहां पर पहुंचा दिया गया है। और बात की जाए कल सुबह से मतदान होना है, उसको लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। जोनल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। कई क्षेत्र जो ग्रामीण अंचल में आते हैं, जैसे बात की जाए नागदा वगैरह की, वार्ड 45 में आते, उधर बिजली की व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया गया है। अधीक्षण यांत्रिक को नियुक्त किया गया है। और जिस तरीके से बात की जाए वोटरों को जो है मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए कोई असुविधा न हो, उसके लिए जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जिस तरीके से बात की जाए जोनल अधिकारी और जिस तरीके रिटर्निंग अधिकारी उनको नियुक्त किया गया है, कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई है कि जैसे बारिश का मौसम है, 10, 20, 25 अगर लोगों की अचानक लाइन लग जाती है तो ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है कलेक्टर ने, जिससे कि 25 से 50 लोग, 25 लोग एक्स्ट्रा ऐसे खड़े रहे जो बारिश में ना भीगे। ऐसी जो सुसज्जित व्यवस्था की है बात की जाए तो देवास में। बिल्कुल ज़हीन, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, क्योंकि अब हम रीवा की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। ज्ञानेंद्र कुमार सोनी से हम चर्चा करेंगे, और जिस तरह से हमारी चर्चा भी हो रही थी, हम देवास क्षेत्र की जानकारी ले रहे थे। इंदौर से ज़हीन गौरी खान हमारे ब्यूरो हेड हैं, जिन्होंने देवास का जायजा लिया था और क्षेत्र की जनता की राय भी जानी थी, और जनता पहुंच पाए मतदान केंद्र तक। मीडिया कर्मी की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है जागरूकता की। तो हम तो अनुरोध यही करना चाहेंगे सारे मतदाताओं से कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें। कल महत्वपूर्ण दिन। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सुबह 7 बजे से कल 13 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मतदान किया जाना है, तो किसी भी हाल में पहुंचना ज़रूरी है। बस याद रख लीजिए कि सारे काम छोड़ देना होगा, सबसे पहले मतदान करना होगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। जुड़े खबर भारत के साथ। नमस्कार।